राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हमने संख्या पद्धति से संबंधित थ्योरी वाला पार्ट देखा था, जिसमें थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे साथ में, ताकि आपके प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है यह आपके समझ में आ जाए। अब जो हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यू से संबंधित क्लासें रहेगी संख्या पद्धति की। ये 4 से 5 क्लासें हम लेंगे, जिनको लगभग 30 के आसपास प्रश्न हर एक क्लास में हम करेंगे। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन क्लासों में आप प्रश्नों को किस प्रकार से कम समय में हल करके आपको उत्तर निकालना मैं यह भी समझाऊंगा, और प्रत्येक प्रश्न के साथ उससे संबंधित थ्योरी भी आपके क्लियर हाथों हाथ कर दी जाएगी। इससे आपको यह फायदा रहेगा कि आपके न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी रिपीट होता रहेगा, जिससे क्या है कि आपकी जो संख्या पद्धति से संबंधित जितनी भी प्रकार की थ्योरी और क्वेरी रहेगी वो सब आपके यहीं पर हाथों हाथ हल होती जाएगी, और आप संख्याओं पद्धति से संबंधित प्रश्नों को कम समय में कितने जल्दी हल करें यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि पेपर में जो है समय का जो टाइम का मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में अगर हम ज़्यादा समय लगाएंगे तो जो हिंदी गणित पर्यावरण है, हिंदी पर्यावरण है, संस्कृत है, इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हमें हल करना रहता है, और समय का सबसे बड़ा उपयोग रहता है पेपर में। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ हम मैथ्स के प्रश्नों को जल्दी से कैसे और सही हल करें इसके बारे में मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको देखकर आप सोचते हैं कि ये प्रश्न बहुत बड़ा है, इसे छोड़ दें, हम बाद में करेंगे, लेकिन उन प्रश्नों में अगर हम उनको ध्यान से पढ़े तो उनमें कुछ बातें ऐसी लिखी रहती है जिससे हम जल्दी से उत्तर को क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो इसका पहला एग्जाम्पल है, 2 माइनस अंडर रूट 5 है। तो इसके बारे में पूछा गया है 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो आपको दिए हुए प्रश्न में देखना है, अंडर रूट से संबंधित संख्या अगर दी गई है तो वह संख्या ना तो पूर्ण होगी, ना पूर्णांक होगी, ना सम संख्या होगी, ना विषम संख्या होगी, और ना ही प्राकृत संख्या होगी। अगर अंडर रूट के अंदर आपको कोई संख्या दे रखी है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो यह 5 ऑप्शन तो आपके हाथों हाथ कैंसिल हो जाएंगे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और इसके अलावा हम बात करें तो सम संख्या, विषम संख्या, ये 7 ऑप्शन आपके हाथों हाथ रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपको प्रश्न में ऐसी संख्या दी गई है जो अंडर रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते। तो अब आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं उनकी बात करेंगे। तो सम संख्या यहाँ पर कैंसिल, विषम संख्या कैंसिल। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर पी भी क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू भी क्या हो, पूर्णांक हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक की बात हो रही थी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, मतलब अंडर रूट 5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर हम वर्गमूल निकालते तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता, और फिर उसके बाद हम देखते कि उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 5 आ रहा है और अंडर रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। ये दो ऑप्शन आपके डायरेक्ट अंडर रूट की संख्या जो जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये डायरेक्ट ही आपके कैंसिल हो गए। बची परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अंडर रूट वाली संख्या आएगी जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से आपने ये उत्तर अपरिमेय संख्या, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पी बाई क्यू में पी पूर्णांक, क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यह कंडीशन अगर यह रहेगी तो संख्या क्या रहेगी, परिमेय रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडर रूट की संख्या आ रही है, तो 2 माइनस अंडर रूट को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संख्या 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। अब हम यहाँ देखते हैं संख्या 3, 5, 3, 6, 2, इसका स्थानीय मान में निकालू 5 का, तो 5 इसके पीछे कितनी संख्या, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा दो। यह तो हो गया 5 का स्थानीय मान। और इसका अंकित मान, दोस्तों अंकित मान या जाति मान, जाति मान को अंकित मान भी कहते हैं, किसी दी हुई संख्या का वही मान। यहाँ पर 5 है तो 5 का अंकित मान या जाति मान 5 ही रहेगा। तो 5 का अंकित मान या जाति मान क्या है, 5। तो अब हमें क्या पूछा गया है, 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। तो 5000 में से हमें 5 को माइनस करना है, तो कितने आएंगे, 4995। तो यह इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अंकित मान को ही जाति मान कहते हैं, ये बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं संख्या जो आपको दे रखी है, इसमें 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल किसके बराबर रहेगा। अब हमें यह संख्या दे रखी है
इसमें हमें पूछा गया 3 का स्थानीय मान। अब मैं 3 के स्थानीय मान की बात करूं तो इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5। फिर पूछा 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना है, यह 4, 4 के पीछे एक संख्या है, तो मैं 4 का स्थानीय मान क्या लिख दूंगा, 40, क्योंकि 4 के पीछे एक संख्या है तो 4 के पीछे एक जीरो लगेगी। फिर दे रखा 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई का अंक है तो 5 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। यह रहा 3 का, यह 4 का और यह 5 का स्थानीय मान। अब वो पूछ रहा है इनके गुणनफल बराबर है, तो हमें इन तीनों को आपस में गुणा करना है। मैं 40 और 5 इधर लिख देता हूं क्योंकि इनको गुणा करना है। अब हमें इनको क्या करना है, गुणा करना है, तो मैं इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 4 5 20, 200 गुणा 1 2 3 4 5। तब जो आंसर रहेगा उसमें कितनी जीरो रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ऑप्शन जिसमें 7 जीरो हो तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम इनको गुणा करेंगे। हमें वहां गुणा करके नहीं देखना, हम तो बस इनमें डायरेक्ट जीरो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो इसी एक ऑप्शन में नजर आ रही है, तो छोटे छोटे नजर है, आपको डायरेक्ट डी ऑप्शन पे क्लिक करके आगे निकल जाना। और 3 दूना 6, हाथों हाथ आप एक नजर ऑप्शन पे डालें। इस प्रकार के सवाल जैसे ही आए गुणा करने के, आप एक नजर ऑप्शन पे डालें, आपको ये तो पता चली जाएगा आगे की संख्या 6 आएगी। झट से इनको गुणा करेंगे, 4 5 20, ये 200, और इनको इसमें गुणा करेंगे तो आगे 6 आएगा। उसके बाद हमें जीरो ही गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो जिसमें दिख रही टिक करे और आगे निकल जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के रूप में क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। परिमेय संख्या तो वे रहेगी जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे रहेगी जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। ये बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल रहते हैं दोस्तों, इसलिए मैं इनको बार बार आपको समझाऊंगा ताकि आपके ये चीजें बाद में गलत ना हो। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक रहते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब पूर्णांक अंक क्या होते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। वे संख्याएं जो माइनस अनंत से चलकर प्लस अनंत तक जाती है वह सभी क्या रहती है, पूर्णांक। इसमें जीरो भी आता है, इधर 1 2 3 4 रहेंगे, इधर -1 -2 -3। ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा पहले, लेकिन मैं आपको एक बार और रिपीट करा देता हूँ ताकि आप बाद में समस्या न रहे आपके। तो वे संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उनको पूर्ण संख्या कहते हैं, और अगर पी बाई क्यू के रूप में हम उनको परिमेय संख्या कहते हैं, और अगर उन्हीं संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे तो वह अपरिमेय संख्या रहेगी, जहां पी क्यू दोनों क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या है, तो संख्या 8 तो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 8 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसको 8/1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। बात हो रही अपरिमेय संख्या की। अब बात करते हैं इसकी, सी ऑप्शन पे आते हैं 2.23। यहां पर इसके ऊपर बार लगा है, इस बार का मतलब होता है कि 2.232323 ये ऐसे चलेगी। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या में पढ़ा था कि दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है 232323, तो वे संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ऑप्शन डी पे आओ, 22/7 नहीं है दोस्तों, 22/2 है। 22/2 नहीं है, यहाँ 7 है। ठीक है दोस्तों, तो 22/2, 22/2 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख तो रहे, यह भी एक पूर्णांक संख्या, 22 भी और 7 भी एक पूर्णांक संख्या, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा तो ये भी क्या हो गया, डी ऑप्शन भी परिमेय संख्या हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, यहाँ पर लिखा है 4.232425 और ये सीरीज आगे जा रही है। इसमें ना तो रिपीटेशन हो रहा है और ना ही दशमलव के बाद संख्या बंद हुए, मतलब दशमलव के बाद संख्या एक स्थान तक जाके रुक नहीं रहे, मतलब ये अनंत तक जा रहे हैं। तो इस संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वह क्या रह जाएगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसको पी बाई क्यू के रूप में हमने 8/1 लिख लिया, और सी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 2 3 के ऊपर बार बार का मतलब हो रहा है 2 3 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। अब डी ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ आ रहा है आपके 22/7। अब 22/7 को तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया तो ये भी परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय भी है, सम संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। 8 तो इतनी संख्या है, लेकिन 8 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या बस यही रहेगी, और इसका भी एक रीजन है कि ये आगे तक अनंत तक जा रहा है। दशमलव वाली संख्याओं को समझो दोस्तों, दशमलव वाली संख्या में अगर 2.23 के बाद बाल लगा हुआ है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, तो ये परिमेय होगी। ये अपरिमेय इसलिए हुई क्योंकि यह अनंत तक जा रही है। अगर ये संख्या ऐसे रहती 2.23 24 25 और ये आगे नहीं जाती, ये यहाँ जाके रुक जाती, तो यह परिमेय हो जाती। ठीक है, ये सारे कंफ्यूजन आप यहीं पर दूर करते जाए ताकि आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आने पर आप वहां पर बिना डाउट के झट से आंसर लगा के आगे निकल जाए और समय भी आपका बच जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई 1 है
ये एग्जाम्पल मैंने आपको डायरेक्ट ही प्रश्नों में लिखाया था, आपको डायरेक्ट याद रखना है। पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? परिमेय संख्या तो नहीं है, तो परिमेय तो नहीं है। पाई अपरिमेय संख्या है, यस। अब डी सी ऑप्शन आप देखिए, वास्तविक संख्या है, यस। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं को अगर हम मिला दे तो वास्तविक संख्या बनती है। तो जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, और चूंकि ये अपरिमेय है तो वास्तविक भी होगी, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आ जाती है। आपको याद रखनी है वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाएगी। वास्तविक में परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों ही संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो ये वास्तविक भी होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? इसका आंसर होगा। जो ये संख्या है ये परिमेय भी रहेगी और अपरिमेय भी। ये संख्या क्या रहेगी? अपरिमेय और वास्तविक दोनों रहेगी, परिमेय नहीं रहेगी। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और चूंकि पाई अपरिमेय संख्या इसलिए वह वास्तविक भी होगी, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपकी थोड़ी भी मैं बात क्लियर करता जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वे संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे सब क्या होगी? वे सब परिमेय होगी, अपरिमेय होगी। जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वे सब क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। तो पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते वे सभी संख्या अपरिमेय है। तो अब हम चेक करते हैं इनमें से हम कौन कौन सी संख्या वो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। या पी और क्यू दोनों क्या पूर्णांक है? अंडर रूट 11 या किसी का वर्गमूल है? नहीं है। तो अंडर रूट 11 बटा में 1 करूं तो ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या अंडर रूट 11 क्या है? पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार अंडर रूट 24 बटा है, तो अंडर रूट में 24 बटा 1 करूं तो यह भी पी बाई क्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 24 किसी का वर्गमूल नहीं है। यह भी क्या है? अंडर रूट में रहेगा, इसलिए यह भी क्या नहीं रहेगा? पूर्णांक संख्या नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अंडर रूट 37 बटा 1। इसको अंडर रूट 37 बटा 1 इसको मैं पी बाई क्यू के रूप में चेक करता हूँ। तो अंडर रूट 37 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो यह भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो कैंसिल। अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं अंडर रूट 21 वाले पे। अंडर रूट 121 बटा 1 करता हूँ। अंडर रूट 121 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 11 बटाए, तो यहाँ से ये क्या 11 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसमें से देखूं इसका वर्गमूल निकालूं तो 11 बटा 1 यह पी बाई क्यू के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्योंकि 11 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या हो गई, और एक भी क्या हो गया दोस्तों? एक पूर्णांक संख्या होगी। तो 11 और 1 दोनों ही यहाँ पर क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो अब दोस्तों अगर 11 और 1 दोनों की बात करूं तो 11 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक, तो हमने इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया। तो यह क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप समझिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि अंडर रूट में 121 आपको अंडर रूट देख के ही यह ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर की संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। अंडर रूट 121 को हम 11 गुणा 11 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 121 का वर्गमूल क्या रह जाएगा? 11 रहेगा। अब अगर हम सीधा ही अंडर रूट की संख्या देख के सोचे कि यह अपरिमेय संख्या, तो ऐसा नहीं है। अंडर रूट के अंदर की संख्या को आपको देखना है। अगर वह संख्या है जो अंडर रूट के अंदर दे रखी है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालें और वह वर्गमूल निकल रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी है। पी स्क्वायर क्या एक सम संख्या है तो पी है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें दिमाग नहीं ज्यादा नहीं लगा। पी स्क्वायर दे रखा क्या है? एक सम संख्या है, तो पी क्या है? तो हम पी की वैल्यू मान लेते हैं, पहले सम ले लेते हैं। सम ले लिए हमने 4। ठीक है, हमने 4 का मान लो वो संख्या सम है, मैंने 4 लेके देखी। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, चलो ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? विषम संख्या। पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी है विषम संख्या। विषम ले लेते हैं, मान लो हमने 3 ले लिया, कोई संख्या 3 ले ली। क्या कहा इसने? तो वह पी है। मान लो पी विषम है 3, तो 3 का हम स्क्वायर करके देखते हैं कितने आ रहे हैं? 9। क्या 9 सम आ रहे? क्या पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी 9 तो सम नहीं आ रहे, मतलब विषम संख्या, तो उसका आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम सम संख्या वाले कि पी क्या है। अगर मान लो हम पी सम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर करते हैं, पी स्क्वायर कर रहे हैं। ये 4 हमने पी लिया, हमने यहाँ पी स्क्वायर लिया। पहले यहाँ पी 3 ले लिया था, अब पी स्क्वायर करके देखा। विषम पहला ऑप्शन विषम था, इसलिए हमने 3 संख्या विषम ले ली। विषम क्या थी? 3 जो है वो विषम है, तो इसका स्क्वायर करके देखा 9 आया, लेकिन 9 क्या आया? विषम आया, जबकि पी स्क्वायर अगर सम आना चाहिए। अब हमने पी जो है वो सम लिया 4, अब हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना आया? 16 आया। ये क्या सम आया? हाँ। तो पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या रहेगी? पी भी क्या रहेगा? सम रहेगा, क्योंकि पी देखो 4 क्या है? सम है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऑप्शन से हल करना है कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। या विषम और सम दो ही ऑप्शन थे, पहली संख्या विषम ले ली 3,
3 का स्क्वायर करके देखा 9 आया, या 9 तो विषम आया, इसलिए वो पी क्या रहेगा, विषम तो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सम पे, तो पी अगर हमने 4 लिया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, तो पी स्क्वायर क्या है, एक सम संख्या आई कि नहीं आई, इसलिए जो पी रहेगा वो क्या रहेगा, सम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मैंने जब आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था तो वहां पर परिमेय संख्या से रिलेटेड बहुत से पॉइंट लिखाए थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे हम बात करें, मैं यहाँ पर ले लेता हूं 4/7 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 8/14, या फिर संख्या हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने 4/7 लिया। अब मैं एक संख्या और यहाँ पे ले लेता हूँ 2/21। दो संख्याएं ली मैंने, एक 2/21, एक 4/7। ठीक है, इधर लिख देते हैं 2/21 को। अब इन दो संख्याओं के बीच में हम बात करें कितनी परिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 21 है नीचे, यहाँ पर 4/7, ये 2/21 हो गया, या 4/7 हो गया। तो हम इस 4/7 का भी बेस 21 बनाते हैं, मतलब हर में 21 लाते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करें, 3 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4×3 12/21। ठीक है, तो अब संख्या क्या होगी, 2/21 और 12/21। मैं लिख देता हूँ 2/21 और 12/21। अब इनके बीच कितनी परिमेय संख्या है, 2/21 के बाद आएगी 3/21, 4/21, 5/21, ऐसा करते करते 12/21 तक भी इनके बीच में परिमेय संख्या है। अब हम 21 को मैं 2/21 की जगह यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ 3/22 कर दूं, मतलब 3/21, 4/21, 5/21 है, 6/21 है, ऐसे ही ये चलती रहेगी। अब अगर मैं यहाँ 3 की जगह में यहाँ पर गुणा कर देता, 4/7 वाली संख्या में मैं 4/7 वाली संख्या में 3 के गुणा की जगह में यहाँ कर देता 10 का गुणा 4/7 में। ठीक है, मैं 3 का गुणा ना करके 10 का कर देता, तो यहाँ क्या हो जाते, 40/70 हो जाते। यहाँ 2/21 है। अब 40/70 तक की जितनी भी संख्या रहती बीच में वे सभी संख्या क्या कहलाती, सभी परिमेय संख्या कहलाती, क्योंकि ये सभी मैं p/q के रूप में लिख पा रहा हूं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या रहती है वो अनंत रहती है। क्यों, क्योंकि बट्टा वाली संख्या है, हम संख्याओं को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको मैं 40/70 कर दिया, अब 2/21 और 40/70 के बीच में बहुत संख्या रहेगी, मैं इसको 100/400 से गुणा कर देता, 400/700 कर देता। अब 2/21 से 400/700 के बीच में जितने भी संख्या आती जाती सभी क्या होती, परिमेय होती। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अब कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय का मैंने बताया था वो संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। ये चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके ये चीजें दिमाग में फिक्स हो जाए, आप बाद में इन प्रश्नों को आते ही सीधे ही आपके सामने ये चीजें नजर आए, जिससे आप झट से प्रश्न को हल करके आगे निकल जाए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो हम पहले देखते हैं √225। √225 की संख्या का वर्गमूल है, वर्गमूल निकलेगा इसका कोई, तो हाँ √225 को मैं लिख सकता हूँ √15 × 15। तो यहाँ पर तो आ जाएंगे 15, मतलब 15/1 कर दूं तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये तो परिमेय है। दूसरी बात करें b0, आपको मैंने परिमेय संख्या से संबंधित थ्योरी जो पढ़ाई थी वहां पर लिखाया था कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे है, देखो मैं अगर 0 को लिखता हूँ 0/1, तो देखो p/q को समझो, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 0 पूर्णांक है साहब, पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है। एक पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। तो जब p/q के रूप में लिखा और p और q दोनों ही पूर्णांक है, तो 0 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब बात करते हैं हम -2/-3। क्या -2 पूर्णांक है? -3 भी पूर्णांक संख्या है, तो इसको भी हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। -2 और -3 दोनों ही पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस के p/q के रूप, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। -2 और -3 दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या। अब बात आती है ऑप्शन डी पर, √3।
क्या √3 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? इसको p/q के रूप में वो भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं √3/1 करता हूं तो अंडर जो 3 है यह पूर्णांक नहीं है। तो p अगर पूर्णांक नहीं है और q तो पूर्णांक है, लेकिन p क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। तो √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। नहीं पूछा गया है तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। √3 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 0 को याद रखना, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब संख्या जो भाज्य संख्या नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या है जो भाज्य नहीं है? तो मैंने आपको भाज्य संख्या की परिभाषा लिखाया था कि वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो। या ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, वह संख्या क्या रहेगी? भाज्य संख्या रहेगी। अब हम बात करते हैं 4 की। पहला ऑप्शन देखो, 4। 4 में 1 का जाता है और 4 में खुद का भी जाता है, लेकिन 4 में 2 का भाग भी जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये तो है। 9 की बात करें तो 9 में संख्या 1 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है संख्या, 9 में 3 का भाग भी जाता है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। अब 12 में 1 और 12 का तो जाएगा ही है, इसके अलावा और किसका जाता है? इसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो ये भी भाज्य होगी। अब बात आती है संख्या 2 की। संख्या 2 में एक तो 1 का भाग जाता है, एक 2 का खुद का जाता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो जो 2 है वह क्या है? भाज्य नहीं है। संख्या 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये 2 क्या हो गया? उत्तर। संख्या 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ ही 2 जो है वह सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है दोस्तों, मैं भाज्य और अभाज्य संख्या बता देता हूँ आपको। भाज्य संख्या में पहली संख्या 4 आती है, फिर 4 के बाद हम बात करेंगे 6, 8, 9, 10, ये ऐसे भाज्य संख्या चलती है। अभाज्य संख्याओं में देखो 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 7, फिर ये ऐसे आगे चलती है। तो ये तो होगी भाज्य और ये क्या होगी? अभाज्य। ठीक है, ये आप समझ गए भाज्य और अभाज्य संख्या में। यहाँ से आप इनको देख लो, आपके एक बार थ्योरी रिपीट हो जाएगी माइंड में। संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या कौन सी नहीं है? 2। 2 क्या है? सबसे छोटी स्तंभ अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 का स्क्वायर व 19 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों रीट में पूछे जाते हैं। तो 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में प्राकृत संख्या पूछी, तो सबसे पहले तो हम 18 का स्क्वायर निकालते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 गुणा 18 करेंगे, कितना आएगा? 324। फिर बात हो रही है 19 के स्क्वायर। 19 का स्क्वायर भी निकालते हैं, 19 इंटू 19 करेंगे, कितना आएंगे? 361। अब प्रश्न देखो, 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में पूछा है, इन दोनों संख्याओं के बीच में पूछा है, मतलब 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर की जो मान आएगा वो दोनों संख्याएं हमें शामिल नहीं करनी है। 324 से लेके 361 के बीच में जिसमें ये दोनों संख्याएं हमें शामिल नहीं करनी है, इन दोनों के बीच में प्राकृत संख्याएं पूछी है, कितनी है? तो 361 शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 360। इसको शामिल नहीं करना। 324 तो ऐसे कैसे रहेंगे? क्यों? क्योंकि 360 में से हम 324 घटाएंगे तो 325 के बाद वाली संख्या काउंट होगी। यह बात आपको याद रखनी है। आप 361 में से 324 मत घटाना। 361 को तो हमें लेना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में पूछा है, तो 361 तो वहां आएगा ही नहीं। तो 361 से जस्ट पहले क्या है? 360। तो 360 से संबंधित यहाँ बात होगी कि हमें क्या लेना है? 360 लेना। अब 360 और यहाँ 324 आखिरी में था, तो हमें 360 में सब क्या करेंगे? 324 को हम क्या करेंगे? घटाते हैं। कितनी संख्या आती है? 360 माइनस 324, तो कितनी संख्याएं आपको यहाँ पर दिख रही है? 36। कितनी? 36। देखो 360 में से हम 324 घटाएंगे तो कितना आएंगे? 36। अब बहुत से सोच रहे होंगे सर 324 लेना ही नहीं है, तो यहाँ पर हम 325 लिखें। क्यों? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 324 तक की संख्याएं हम 360 में से घटा रहे हैं, उसमें 324 ऑलरेडी घट चुका है, उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 325 लिखेंगे तो 325 जो संख्या में लेनी थी वह भी क्या हो जाएगी? 360 में से माइनस हो जाएगी, और 35 हमारा आंसर होगा, जो हमारा गलत आंसर रहेगा। तो आपको वहां प्रश्न में को ध्यान से समझना है कि 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में पूछा है, तो 18 का स्क्वायर तो 324, 19 का 361 आ रहा था, इसके बीच में पूछा था, इसलिए 361 में से हमने एक संख्या घटा दी 360। 360 तक हमें लेना है, 361 वाली संख्या हमको लेनी नहीं है। यहाँ 324 वैसे ही दे रखा है,
और 324 में से आप अगर सोचेंगे हम 324 नहीं लिख लेना इसलिए 325 ले ले, लेकिन अब जब आप उसको 360 में से 325 घटाएंगे तो 325 वाली जो संख्या है वो भी उसमें से माइनस हो जाएगी, जबकि हमें 325 वाली जो संख्या है उसको लेना है। तो यहाँ पर तो 324 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 360 होगा। 360 में से फिर हम 324 को घटाएंगे तो कितना आया 36। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान में रखें और ये सावधानियां मैं आपको यहाँ पर इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये चीजें आपके दिमाग में हाथों हाथ क्लिक कर जाए कि हमें कौन सी गलती यहाँ पर नहीं करनी है, वरना जल्दबाजी के चक्कर में प्रश्न गलत हो जाता है, जबकि प्रश्न बहुत सीधा रहता है और बाद में हम पछताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो हर एक विकल्प आपके सामने रखा है, यहीं पर देख लो 5 का स्थानीय मान। इसमें देखो 5 5 के 5 6 और 2 9 2 संख्या, तो यहाँ तो 500 है। यहाँ पर 5 के बाद क्या 2 और 9 2 संख्या, यहाँ पे भी स्थानीय मान 500 है। यहाँ पर 5 के बाद कितनी संख्या, एक ही संख्या, तो यहाँ तो 50 है। यहाँ पर कितना 5 के पीछे 2 संख्या, तो यहाँ 500 है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, उत्तर हो गया। 500 नहीं है, नहीं पर ध्यान रखें। तो इन तीनों में तो 500 स्थानीय मान और इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संख्या 74,325 का विस्तारित रूप। जो हम स्थानीय मान निकालते हैं दोस्तों, तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे हम 7 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो 7 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा दी। फिर हम अगर 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो 4 के पीछे 1 2 3 जीरो लगा दी। फिर 3 का निकाल रहे हैं, 3 के पीछे 2 जीरो आएगी। फिर 2 का निकाला, 2 के पीछे एक संख्या तो 1 जीरो, और लास्ट में क्या गया 5। तो जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हर एक संख्या का जो स्थानीय मान रहता है उसको लिखकर, और अगर हम उन सबको जोड़ते हुए लिखें तो वो विस्तारित रूप हो जाता है। ये स्थानीय मान निकालने से जस्ट पहले की एक प्रक्रिया है। स्थानीय मान को हम ऐसे ऐसे निकालते हैं, जैसे 7 का हमने 70,000 निकाला, 4 का 4,000, 3 का 300, 2 का 20 और 5 का 5। तो ये स्थानीय मान है। अगर इन्हीं स्थानीय मान को हम जोड़ते हुए रूप में लिखे तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 7,000, 4,000, 30, 20, 5, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 30 आना क्या चाहिए, 300 आना चाहिए। यहाँ 70,000 तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ 30 आ गया। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ 7,000 यहाँ क्या आना चाहिए 70,000, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में क्या किया इसने, विस्तारित रूप कैसे लिख दिया इन्होंने, पहले पूरी संख्या लिखी, फिर 7 हटा दिया, फिर 7 और 4 हटा के 325 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये भी गलत। ये कंफ्यूजन वाला है। सी ऑप्शन बहुत से इसको देख के सोचेंगे इसका विस्तारित रूप, तो हम इसे विस्तार कर दिया, एक 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 घटा दिया, जबकि विस्तारित रूप क्या रहेगा इसका ऑप्शन डी। जो डी ऑप्शन है ये उत्तर है। देखो 70,000 7 का स्थानीय मान, 4 का 4,000, 3 का 300, 2 का 20 और 5 इकाई का अंक ऐसा कैसे लिख दिया। तो ये क्या हो गया इस संख्या का विस्तारित रूप। ठीक है दोस्तों, विस्तारित रूप एक तरह से आप यूं समझे कि आपने हर एक संख्या का स्थानीय मान निकालकर उनको आपस में जोड़ दिया, यही क्या हो गया उसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं गलत, बस यही है प्रश्न में ध्यान देने वाली बातें। गलत, पहला ऑप्शन देखो, 0 न तो धन पूर्णांक होता है न ही ऋण पूर्णांक होता है, यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सही है या गलत है, यह कथन सही है। यह कथन मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था कि 0 ना तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है, 0 क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरा कथन, 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, यह भी सही है। 0 ना तो धनात्मक होता है और न ही क्या होता है ऋणात्मक होता है। तीसरा, जोड़ का तत्समक 0 होता है, यह कथन सी ऑप्शन जो है यह भी क्या है सही है। जोड़ का तत्समक क्या होता है 0 होता है। तत्समक का मतलब कि मैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ू तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं जैसे 2 में ऐसा क्या जोड़ू कि इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, 0 जोड़ दूं तो 2 के 2 रहेंगे। मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, 10 में क्या जोड़ू 0 जोड़ दूं तो 10 का वैल्यू क्या रहेगी 10 ही रहेगी। तो जोड़ का तत्समक क्या है 0 है। मतलब तत्समक का मतलब ऐसी संख्या जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़े तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी तत्समक संख्या कहलाएगी। तो जोड़ का तत्समक क्या है 0, तो 0 होता है। अब देखो 0 प्राकृत संख्या होता है, यह डी ऑप्शन क्या है गलत है, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0 प्राकृत संख्या नहीं होता, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। याद रखना दोस्तों, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। 0 जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। जब हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या क्या लेती है पूर्ण संख्या रहती है। तो प्राकृत संख्या 0 नहीं होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आप। ये इसीलिए मैंने इसका प्रश्न बना के आपको ऑप्शन में दिया, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। 0 क्या होती है पूर्ण या पूर्णांक संख्या होती है। और प्राकृत संख्या क्या रहती है 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक जितनी भी संख्या रहती है वो सब संख्या क्या रहती है प्राकृत संख्या रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है।
तो 99 से विभाजित होने का नियम तो आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आपको 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 9। 11 से विभाजन का नियम और 9 से विभाजन का नियम आपको पता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, 99 हमें दिया है, उससे विभाजन का नियम तो हमें पता नहीं है, लेकिन 99 को हम 11 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी संख्याएं हम देखें जो 11 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी, 99 से विभाजित होगी। तो आपको सीधे ही ऑप्शन में इनको चेक करना रहेगा इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये प्रश्न कितना छोटा दिया हुआ है, लेकिन यह लेंथी है। अगर हमें हर एक ऑप्शन को इसमें चेक करना पड़ेगा, और अगर हमारी किस्मत अच्छी है और हम शुरू के ही एक दो ऑप्शन चेक करते हैं और उसमें हमारा उत्तर आ जाता है, तो हम उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे, बाकी के ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमें पहले ही उत्तर मिल गया है तो उनमें हम अगर ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो हमारा टाइम वहां पर क्या होगा, वेस्ट होगा। हम पहले ऑप्शन पर आते हैं, ये जो हमें दे रखा है, तो 11 और 9 तो दोनों से ही हम चेक करते हैं। तो 9 से भाजकता का नियम क्या है, दी हुई संख्याओं का योग 9 से भाजित होना चाहिए। तो इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, एक में एक जोड़ा 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। इन संख्याओं को हमने जोड़ा, 1 4 3 4 5 को, तो कितना है 18। 18 हम 9 का भाग देके देखते हैं, 9 दूनी 18। तो दी हुई संख्याओं के योग में 9 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 9 से तो भाजित है। अब 11 वाला देखते हैं। तो 11 का नियम क्या था, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो योग है वह करें, सम स्थान और विषम स्थान के जो अंक है उनको जोड़ें और फिर आपस में घटाएं। तो हम सम स्थान के अंकों को देखते हैं, 1 + 4 + 4, ये तो आ रहे सम विषम स्थान के। अब सम स्थान पे क्या आ रहा है, 1 3 5, 1 + 3 + 5, ये क्या है सम स्थान पे। इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर आए 9 और यहाँ पर भी क्या है 9। तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग निकाले, फिर उन अंकों का जो योग आया उसको एक दूसरे से घटा के देखें, मतलब सम और विषम स्थान के अंकों का जो योग आ रहा है उनको हम घटा के देखें। तो 9 - 9 क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो 11 से भाजकता का क्या नियम था, सम और विषम स्थान के अंकों का योग निकाले, उन्हें घटाकर देखें, अगर या तो वह 0 आए या फिर वह ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है, तो वह संख्या क्या रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से भी विभाजित है। तो पहला ही ऑप्शन चेक करते ही हमारा आंसर आ गया, हम बाकी के ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये ए ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया। तो ये संख्या क्या है, ए 99 से विभाजित होगी, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर हम अभी इसको देखते, अगर इससे आंसर नहीं आता तो हम बी ऑप्शन पे आते, फिर सी पे आते, अगर बी में भी नहीं आता फिर डी पे आते। तो हम इस प्रकार से इसके आंसर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे बढ़िया इसमें एक चीज और है कि आप पहले 9 का निकाल लें, तो 9 में क्या करें, आप झट से संख्याओं को जोड़े और बटा 9 करके देख ले। अगर हो रहा है 9 से भाजित तो फिर हम 11 चेक करेंगे, अगर 9 से नहीं हुआ तो 11 को चेक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे इनको हल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक संख्या 100 के आधे से, एक संख्या है जो 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, संख्या क्या है। अब ये प्रश्न बड़ा है दोस्तों, तो इसको देख के हमें डरना नहीं है, हमको देखो प्रश्न को पढ़ना है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, मान लो वो संख्या क्या है, 1 से, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। ये संख्या 6 दहाई से अधिक मतलब ये जो है ना 60 से तो अधिक है, 6 दहाई क्या होगी, 6 गुणा 10 60, और 8 दहाई क्या होगा, 8 गुणा 10 80। तो 6 दहाई मतलब 60 से तो अधिक है। ये जो x हमने माना है संख्या को, ये क्या है, x हमने क्या मानी, संख्या मानी। तो ये संख्या जो x है ये क्या है, 6 दहाई से तो अधिक और 8 दहाई से कम, मतलब 80 से कम है। 80 से कम और 60 से ज्यादा रहेगा। इसके अंकों का योग, जो संख्या x है इसके अंकों का योग क्या है, अंकों का योग क्या है, 9 है, मतलब संख्या x में जो अंक रहेंगे उनका योग 9 रहेगा। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ये संख्या x है, इसका दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक इसका क्या है, 2 गुना है। जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 2 गुना। अब हमने संख्या x मानी थी, है ना। अब देखिए आप इस प्रश्न को आप कहीं से ना पकड़े, बस आखिरी लाइन से ही इसका उत्तर आ जाए। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, ऑप्शन देखो,
8 एक दहाइकांक इकाई का 2 गुना नहीं है, इसमें दहाइकांक इकाई का 2 गुना नहीं है, इसमें है, इसमें 7 है, यहाँ 2 है, जबकि यहाँ 4 होना चाहिए था, तब हो जाता है ना। तो ऐसा है ही नहीं। अब आखिरी ऑप्शन आप देखो डी, इकाई का अंक है, ये दहाइकांक है, जो दहाइकांक के इकाई के अंक का 2 गुना है ये आंसर। ये सब चीजें हमें हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रश्न को पूरा पढ़ो, एक ऐसी लाइन उसमें से पकड़ो जिससे आप ऑप्शन को कट कर सको। हमने देखा कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, झट से हमने क्या देखा 63, दहाई का अंक इकाई का अंक से 2 गुना एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आपका उत्तर इसका आ गया। आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं, ना ये निकालने की जरूरत है, बस इस एक अंतिम लाइन से आपने इसका उत्तर निकाल लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्नों में वह लाइन पकड़नी है जिससे हम ऑप्शन को कैंसिल कर सके या ऑप्शन को रिजेक्ट कर सके और डायरेक्ट ही उत्तर पर जा सके। तो इससे आपका एक तो समय भी बचेगा और उत्तर की एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, इसमें आपके उत्तर के गलत होने के चांस कम है। अब जैसे आपका 63 उत्तर आया, उसके बाद आप झट से देखो 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम, 60 और 80 के बीच में है, आ रहा है, 60 से बड़ा और 80 से कम आ रहा है, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको हल करो। अब अगर अंकों का योग 9 है तो 9 भी है, 6 और 3 9, वैसे अंकों का योग सभी में 9 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1,01,01,101 का अंकीय रूप है। अब पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको लिखना सिखाया था वहां, देखो सबसे पहले क्या है, आखिरी शब्द आखिरी लिखते 101, तो पीछे के 2 अंक इकाई दहाई का अंक क्या रहता है, आखिरी में रहता है, तो 01, एक को मैंने 01 लिख दिया, इकाई दहाई का अंक। फिर आया 100, तो एक इकाई में क्या 100, सैकड़े पे क्या आ गया 100। 1000, तो 1000 क्या रहता है, 1000 और 10,000 यहाँ पे 2 अंक रहते हैं, तो 1000 है, तो यहाँ भी क्या आ गया 0 1। फिर आया 1 लाख, तो 1 लाख के लिए भी क्या आएगा 0 1। फिर आया 1 करोड़, तो 1 करोड़ तो एक, ऐसे कैसे 1 करोड़ से ऊपर आगे अगर कोई रहता, अरब रहता, तो फिर मैं यहाँ 01 लिखता। ठीक है, तो 101 101 ये ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन, ये आपका उत्तर हो गया। इसको ऐसे कैसे लिखते हैं ये मैंने थ्योरी वाली क्लास में बहुत आसान तरीके से आपको समझाया था, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। जो डायरेक्ट एमसीक्यू वाली क्लास पढ़ रहे हैं वो वहां से जाकर आप आराम से देख सकोगे कि किस प्रकार से हमने इस संख्या को ऐसे लिखा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करने का एक सीधा तरीका, आप पूरे को मत देखो, आप देखो पीछे 101 लिखा है, 101 किस में आ रहा, इसमें इसमें और इसमें, ये तो कैंसिल हो गया पहली बात। दूसरा ऑप्शन, फिर 101 तो में से तो बस एक ऑप्शन कैंसिल। अब आओ 1101, अब देखो 1101 का 1101 इसमें है, इसमें 1101 का, इसमें तो ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,101 आ रहा है, ये भी गया। इसमें देखो 101 1101 इसमें आ रहा। अब आगे देखो यहाँ तक के में ये इतने से पीछे की देखा हमने, तो इसमें तो ऑप्शन तो झट से चलेगा। अब देखो 1 लाख, अब 1 लाख की बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख 1101 इसमें आ रहा। इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ तो 11, 1 लाख 1,000 कहाँ आ रहे हैं, या तो 1 लाख 11,101 आ रहे हैं, जबकि आना क्या चाहिए 1 लाख 1,101। यहाँ देखो 1,101 तो यहाँ भी था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,101, लेकिन यहाँ देखो 1 लाख वाली भी आए ना, तो 1 लाख 1,101 देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यहाँ तो 1 लाख 11,101 आ रहे हैं। तो जिसको बहुत सो को अगर लिखना नहीं भी आए ना, या वहां पर लिखने में कंफ्यूज हो जाए, इस प्रकार की से समझ में नहीं आएगा क्या करें, तो ऑप्शन से आप पकड़ो, और ऑप्शन में भी आप पीछे से चलो। 101 देखते ही पहला एक ऑप्शन कैंसिल, 1,101 देखते ही ये भी कैंसिल, फिर आए 1 लाख पर, 1 लाख पर जैसे आए पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचाइए, तो ये आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, यदि 3 1 P5 संख्या दे रखी 3 1 P5 3 का गुणज है, तो यहाँ P दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान। अब 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज में आपने नियम देखा था कि अगर हम दी हुई संख्या के सभी अंकों को जोड़े और उसमें 3 का भाग दे, और अगर उसमें 3 का पूरी बार भाग जाता है, तो वह संख्या क्या रहेगी, 3 का गुणज रहेगी। तो अगर 3 का गुणज है यह संख्या, तो 3 + 1 + P + 5 इसका जो जोड़ रहेगा, इसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं, 5 और 1 6 और 3 9 + P बटा 3। अब ये कह रहा है P का अधिकतम मान है, P क्या दहाई का अंक तो है ही सही, तो P का अधिकतम मान हमें निकालना है। अब हम P का अधिकतम मान देखते हैं। अगर मैं यहाँ P का अधिकतम मान देखो, इन सब ऑप्शन में सबसे से पहले तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 9 है, तो 9 रख के देखो, P की वैल्यू 9 रखता हूँ, 9 + 9 बटा 3 18 बटा 3, क्या है कट रही है, 3 छंग 18, 3 का 12 6 बार जा रहा। तो पहली बात तो सारे ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन ही 9 था, और मैंने उसी को रख के देखा, और उसको रखने पर यह जो संख्या है इनका योग 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, मतलब यह P जो इसका आंसर क्या रहेगा
ए ऑप्शन 9 रहेगा। ठीक है, चलो ये तो आपके पहले ही ऑप्शन था। और वैसे भी आपको सबसे पहले सबसे बड़ा जो ऑप्शन दिख रहा है उसी को लेना, क्योंकि यहाँ पूछा क्या पी का अधिकतम मान, तो पहले सबसे बड़ा लिया 9, 9 से हो गया। फिर हम 6 से देखते हैं, 9 प्लस 6/3, 15/3, तीनों पाँचों 15। अगर हम पी की जो वैल्यू 6 ले तो भी आंसर आएगा। पी की वैल्यू 3 देखते हैं, 9 प्लस 3/3, 12/3, 3 चौक 12। अगर हम 4 लें तो भी यह संख्या क्या रहेगी, 3 का गुणज रहेगी। लेकिन यहाँ अधिकतम मान पूछा गया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप ऑप्शन में सबसे बड़ी जो संख्या है उसको लेके देख ले। सबसे पहले हमने 9 को लेकर देखा, और 9 को लेने के बाद जैसे ही हमने इसमें रखा है और इसको 3 से विभाजित किया इसके जोड़ को, और वो पूरी बार भाग गया उसमें, तो यह जो ए ऑप्शन है यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमें इन बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं। अब आप अगर 3, 6, 5 ये रख के देखते तो क्या मतलब, जब वहां पर पूछा ही अधिकतम मान गया है तो सबसे पहले ही ऑप्शन में जो सबसे बड़ा मान है उसको रख के आप देखो। अगर उसको रखते ही आपको उत्तर आ रहा है तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 5 से तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि 9 प्लस 5/3 करूंगा तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14/3। यह संख्या 3 से विभाजित हो ही नहीं रही, तो 5 तो इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। एक विभाजन का प्रश्न है, उसमें भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का क्या है, 2 गुना है। तो देखो भाग कैसे करते हैं आपको पता है। भाग में क्या रहता है, यहाँ तो रहता है भाजक, यहाँ पर क्या रहता है भाज्य, यहाँ पर क्या रहता है भागफल, और यहाँ नीचे नीचे क्या रहता है शेषफल। क्योंकि आपके सिलेबस में जोड़ घटाव गुणा भाग दे रखे हैं। अब आप सोचते हो कि सीधा भाग का प्रश्न देंगे, तो ऐसा नहीं देंगे, इस प्रकार से घुमाकर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक है ये किसका 5 गुना, भागफल का 5 गुना है। तो भाजक जो है ये किसके बराबर है, 5 गुना भागफल के। और क्या दे रखा है, शेष भाजक है और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है भागफल का तो 5 गुना है, और बराबर किसका है 2 गुना शेषफल के। ठीक है, भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। भाजक 5 गुना है भागफल का, और भाजक किसके बराबर है 2 गुना है शेषफल का। यदि शेषफल 5 है, अब शेषफल की वैल्यू हमें 5 दे दी, तो भाजक कितना हो जाएगा, क्योंकि भाजक शेषफल का 2 गुना था, तो भाजक कितना हो जाएगा 2 गुना 5 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब भाजक 10 है तो भागफल कितना होगा, भाजक 10 है तो भागफल कितना होगा, यहाँ पर भाजक की वैल्यू 10 रखो, इधर तो आ गया 10, और 10 किसके बराबर हो जाएंगे 5 गुना भागफल के। तो भागफल कितना हो जाएगा 10/2। तो यहाँ से भागफल कितना हो गया 10/2 बराबर 10/5 बराबर 2। तो भागफल आपके पास आ गया, भाजक है भागफल है। अब भाज्य निकालना है, तो भाजक कितना आया, देखो अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, भाजक कितना आया 10, भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 5। तो यहाँ पर क्या संख्या होगी, ऐसी संख्या यहाँ पर रखो जिसमें जिसमें 2 बार भाग जाएंगे शेषफल ही आएगा। तो भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या हो गया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से मैं भाज्य निकालता हूं, भाजक कितना आया, भाजक आया हमारा 10 गुणा भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितने हैं 5, तो 20 + 5 कितना उत्तर हो गया 25। तो भाज्य क्या गया, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 25। ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक बार और बताता हूँ, भाजक दे रखा है भागफल का 5 गुना और भाजक दे रखा है शेषफल का 2 गुना। तो यहाँ से भाजक क्या हो जाएगा, शेषफल हमें 5 दिया हुआ है, तो 2 गुणा 5 बराबर 10 क्या हो गया, यहाँ पे भाजक हो गया। तो 10 तो यहाँ पर भाजक आ गया। अब हम बात करते हैं भाजक हमारे पास 10 आ गया भागफल की, तो भागफल की बात होगी तो भाजक 5 गुना भागफल के बराबर है। तो यहाँ भाजक की वैल्यू मैंने 10 रखी, इसको मैं ऊपर की तरफ सोल्व कर रहा हूँ। भाजक 10 आ गया, ये बराबर है 5 गुना भागफल के, तो भागफल क्या आ गया 10/5। तो भागफल आ गया 10/5, मैंने यहाँ पर किया तो कितना आ गया भागफल 2। तो अब आपके पास भागफल 2 है, भाजक 10 है, शेषफल 5 है। ठीक है, ये तो हो गया 10
ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 10 गुणा 2 प्लस 5 बराबर 25। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखो, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य है। तो संख्या अगर 9 से विभाजित है, 4 1 7 जेड 8, तो वही नियम जो हमने 3 का नियम पढ़ा था वैसे ही 9 का भी नियम है कि संख्याओं का जो योग है उसमें 9 का पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। तो 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस जेड प्लस 8, हम करें इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 प्लस जेड बटा 9। तो हम यहाँ जेड की वैल्यू क्या रखें कि वो 9 से विभाजित हो। देखो जेड की वैल्यू 7 रखते ही 27 बटा 9 9 3 27, जेड की वैल्यू 7 रखते ही ये संख्या किससे होगी, 9 से विभाजित होगी। तो इसका उत्तर क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ पर छोटी और बड़ी ऐसे नहीं पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी रखें जिससे 9 से विभाजित हो। तो यहाँ पर छोटी बड़ी का कोई सिस्टम नहीं, आपको तो बस ये ऑप्शन से पकड़ना था। आपने जैसे ऑप्शन यहाँ पर रखा है, आपका 27 आके 3 आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ 6 रखता तो ये 26 होते, 26 में 9 का भाग नहीं जाता। 3 रखता तो ये 23 होते, 23 में भी 9 का नहीं जाता। और 9 रखता तो ये 29 होते, 29 में भी 9 का भाग नहीं जाता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए। 7 रखते इसमें 9 का भाग चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको एक दे रखा है, इसमें सरल करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक वाली संख्या को हल करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा कोष्टक सोल्व होगा। बड़े में भी हमें 2 तरह के कोष्टक दे रखे हैं, एक ये और एक ये। अब हम बात करते हैं इन दोनों कोष्टकों को हम हल करना है। ये तो सीधा हल किया हुआ -8 दे रखा है। अब इस संख्या को हम हल करेंगे। एक चीज और आपको याद रखनी है, जिन संख्या के ऊपर बार लग गया वो ऑप्शन सबसे पहले हल करेंगे। अब 13 - 7 के ऊपर ये लाइन लगी हुई है बार वाली, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -9 ऐसे कैसे ही, फिर माइनस के 8 ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पर 24 भागित, सबसे पहले जिस संख्या है उनके ऊपर अगर लाइन खींची हुई मतलब बाल लगा हुआ, तो सबसे पहले उसको हल करेंगे इन ब्रैकेट और इनसे भी पहले। तो 13 - 7 क्या हो गया, 6। 13 - 7 कितना है आपके, 6। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले में इसको हल करेंगे। -9 -8, ये वाला ब्रैकेट तो ऑलरेडी हल है और ये पूरा बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को ले। 24 भागित 6 कितने हो गए, 4। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब देखो, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, -8 और प्लस के 4। ठीक है, अब इसको मैं देखूं तो कितने बनते हैं, -9 माइनस के 8 और प्लस के 4 कितने होंगे, -4। ठीक है दोस्तों, -4, -8 और प्लस के 4 क्या हुआ, -4। अब इस कोष्टक में अंदर से जो संख्या वो है -4 और बाहर क्या लग रहा है, माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। -9 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस के क्या आ गए, 4। अब -9 में अगर मैं +4 जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा, -5। -5 कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना सबसे पहले बार वाली संख्या हल होगी, जिन भी संख्या के ऊपर बार लग रहा है। फिर हम कोष्टक से शुरू करते हैं। तो बड़ा कोष्टक, इसके अंदर 2 छोटे कोष्टक है, तो सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं, फिर बड़े को करेंगे। अंदर वाले को किया, 24/6 करे, 4 आए, फिर -8 थे, प्लस के 4, -8 में प्लस के 4 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 आएंगे। माइनस माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर क्या गया, माइनस के 5। एक चीज आप याद रखना, मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ साइन कैसे होंगे। प्लस की संख्या में अगर प्लस की संख्या का गुणा होगा तो उत्तर प्लस में आएगा। माइनस की संख्या में अगर माइनस की संख्या का गुणा होगा तो उत्तर प्लस में आएगा। प्लस की संख्या में अगर हम माइनस वाली संख्या का गुणा करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके आगे माइनस आएगा। या माइनस की संख्या में हम प्लस की संख्या का गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, मतलब धनात्मक है, तो धनात्मक गुणा करने के बाद आंसर जाएगा वो धनात्मक आएगा। अगर दोनों ही संख्या ऋणात्मक है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वह भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक बन जाएंगे। लेकिन एक संख्या धनात्मक व एक ऋणात्मक, या एक संख्या ऋणात्मक व एक संख्या धनात्मक दे रखी है और उनको हम आपस में गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है इन चिन्हों के द्वारा। धनात्मक का धनात्मक में गुणा धनात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक में गुणा धनात्मक,
और धनात्मक का ऋणात्मक में गुणा ऋणात्मक, और ऋणात्मक का धनात्मक में गुणा ऋणात्मक। मतलब अगर एक धन और एक ऋण हुआ तो आंसर ऋण का ही आएगा अगर गुणा करेंगे, और दोनों धन या दोनों ऋण की संख्या हुई तो उनको गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, धन का आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणनफल। एक संख्या हमें दे रखी है, इसमें हमें गुणनफल निकालना है। 2 1 5 3 की घात 167 में इकाई का जो अंक है ये गुणनफल है, इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की मैंने आपको विधि बताई थी। हम इसमें इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3। तो 3 वाली जो संख्या है जिनमें इकाई का अंक 3 रहेगा, तो उसमें हमें क्या करना था, घातों में किसका भाग देना था, 4 का। इसमें हमें घात में 4 का भाग देता हूँ और शेषफल निकालता हूँ। 4 चौक 16 और 4 एकम 4, कितने शेषफल बचेंगे, 3। अगर मैं 167 में भाग देता हूँ 4 का तो क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। और इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना रहता था, जो शेषफल बचा हुआ है उसको इकाई के अंक में हम घात लगा देते थे। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3, तो मैं 3 की घात कितनी लगाऊंगा, 3। 3 की घात 3 को मैं हल करता हूँ तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 4 9 और 9 3 27। तो जो उत्तर आया 3 की घात 3 लगाने के बाद, उसमें जो इकाई का अंक है वही क्या रहेगा, इस संख्या के घात 167 में इकाई का अंक, तो उत्तर क्या है, 3। तो इस संख्या की जो घात लगाएंगे हम 167, उसमें इकाई का अंक जो रहेगा वह क्या रहेगा, 3 रहेगा। एक बार और समझ लो दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 1 5 3 एक संख्या दे रखी है 2153, इसकी घात 167 है, तो इसको इकाई का अंक हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई का अंक देखेंगे 3। चूंकि यहाँ इकाई का अंक 3 है तो मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया था कि संख्या जिसका इकाई का अंक 3 रहेगा उसकी घात में हम 4 का भाग देके देखेंगे, और जो शेषफल रहेगा उसी शेषफल को हम इकाई के अंक की घात बनाएंगे। इसमें हम भाग दिया, 3 आए, हमने जो शेषफल रहा 3, इसको इकाई के अंक 3 की हमने क्या बना दी, घात बना दी। इसको हल किया तो हमने क्या आया, 27 आया। अब इस जो आंसर आया 27, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7। तो अगर इसमें इकाई का अंक 7 है तो जो हमारा उत्तर रहेगा उसमें भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 7 रहेगा। ये 3 आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे इकाई का अंक क्या रहेगा, 7 रहेगा। मैं गलती से 3 पे टिक कर दिया था, जो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम संख्या पद्धति से संबंधित क्लास देखेंगे, उसमें हम इससे संबंधित और बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि आपके सारा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ ही संख्या पद्धति की जो ये क्लासें हैं एमसीक्यू वाली, ये तो क्रमागत रूप से चलती रहेगी। साथ में ही अब हम यूनिट 2 भी शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हमारी यूनिट 2 की थ्योरेटिकल पार्ट से रहेगी, और साथ ही साथ मैं एमसीक्यू की क्लासें भी लेता रहूंगा संख्या पद्धति के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।